जय हिंद बच्चों। आज हम रासायनिक बलगतिकी का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, वो सब थ्योरी पार्ट था। मेनली रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, अणु संख्यता, आणविक कोटि, ये सभी आप हमारे पहले पार्ट में हो गए थे। अभी इस वीडियो के लास्ट पार्ट में भी मैं पूरा रिवाइज कर दूँगी। इस पार्ट में मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसका व्यंजक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेकंड है हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है और इसका भी व्यंजक निकालना पड़ेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसके व्यंजक की व्युत्पत्ति करिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें सिर्फ एक क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके व्यंजक के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि कोई क्रियाकारक है वो क्रियाफल में बदल रहा है। जब प्रारंभिक अवस्था में हमारी अभिक्रिया होती नहीं है, रिएक्शन नहीं होती, तो क्रियाकारक की हमने कोई ए मात्रा ले ली। ठीक है, जब क्रियाकारक क्रियाफल में नहीं बदलता तो क्रियाफल जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कैसी होगी? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी संपन्न ही नहीं हुई है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। इस टाइम जब रिएक्शन इनिशियल स्टेज है, मतलब प्रारंभिक अवस्था पर है, तो क्रियाकारक जो ए है इसकी मात्रा हमने स्मॉल ए ली और क्रियाफल की 0। और यहाँ टाइम कैसा रहेगा? चूँकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो टाइम की वैल्यू t = v 0 हो गया। अब अभिक्रिया स्टार्ट होती है। अभिक्रिया का जो कारक हैं वो क्रियाफल में बदलते हैं। उसके बाद अभिक्रिया की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो मान लिया कि क्रियाकारक की सांद्रता में, अब इसके व्यंजक के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि कोई क्रियाकारक है वो क्रियाफल में बदल रहा है। जब प्रारंभिक अवस्था में हमारी अभिक्रिया होती नहीं है, रिएक्शन नहीं होती, तो क्रियाकारक की हमने कोई ए मात्रा ले ली। ठीक है, जब क्रियाकारक क्रियाफल में नहीं बदलता तो क्रियाफल जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कैसी होगी? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी संपन्न ही नहीं हुई है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। इस टाइम जब रिएक्शन इनिशियल स्टेज है, मतलब प्रारंभिक अवस्था पर है, तो क्रियाकारक जो ए है इसकी मात्रा हमने स्मॉल ए ली और क्रियाफल की 0। और यहाँ टाइम कैसा रहेगा? चूँकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो टाइम की वैल्यू t = v 0 हो गया। अब अभिक्रिया स्टार्ट होती है। अभिक्रिया के क्रिया का जो कारक हैं वो क्रियाफल में बदलते हैं। उसके बाद अभिक्रिया की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो मान लिया, सपोज किया कि क्रियाकारक की सांद्रता में, माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है A और ये क्रियाकारक B में परिवर्तित हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था में इसका सांद्रण A लिया, चूँकि अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई तो इसकी सांद्रता कैसी हो गई? 0। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन पूरी हो चुकी है, उसके बाद इसकी सांद्रता हो जाएगी A - x और प्रोडक्ट की x वो 0, x - 0, तो क्या रहेगी? वो x रहेगी। इस टाइम जो समय है वो कितना होगा? t = आपने t टाइम ले लिया। अब वही द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, dx/dt। ये क्या शो करता है? सांद्रता में परिवर्तन। क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन समानुपाती होता है A - x, ये उसकी सांद्रता है। किसने बोला था? ये द्रव्य अनुपाती क्रिया ने। द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैंने अभिक्रिया की दर उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो गया। अभी समानुपाती का साइन हटाएंगे तो ये क्या लगाते हैं? नियतांक। तो dx/dt = Ka - x। K क्या है? K एक नियतांक है। यहाँ पर मैंने एक्सचेंज कर दिया, इस A - x को इधर लाए, तो dx/A - x = इसको यहाँ पर सिर्फ मैंने वैल्यू एक्सचेंज की है, तो क्या हो गया? K dt। अभी यहाँ समाकलन करेंगे, तो dx/A - x,
इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, नियतांक का समाकलन नहीं होता, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया और ये dt। ठीक है, समाकलन जब मैंने किया तो यहाँ माइनस लॉग, ये देखिए इस रिएक्शन में लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। समाकलन में c क्या है, c भी एक ये समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन स्थिरांक है। अगर सपोज करो समय जो t की वैल्यू हम 0 रखें तो x की वैल्यू मतलब उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये उठा के मैंने ये पूरा रख दिया के टी प्लस सी। ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है 0, तो माइनस लॉग a माइनस एक्स की जगह 0 वैल्यू पुट किया प्लस k इज इक्वल टू के, और t का वैल्यू भी क्या है 0 है तो t की वैल्यू भी 0 प्लस समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक c इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ लॉग की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग a, यहाँ भी k का वैल्यू k का मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0 हो गया, तो ये आपका इक्वेशन बन गया 2। तो एक इक्वेशन आपका ये बना, एक समीकरण, और एक ये बन गया। दोनों से माइनस लॉग a माइनस एक्स, ये यहाँ से लिया माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और सी ये जगह ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ ये इसको इधर ले गए तो के टी इज इक्वल टू, इसको यहाँ लाए लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग a हो गया। अभी जब लॉग e को हम लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ मैंने लॉग 10 में ये जो होगा वो लॉग 10 हो गया, तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हो गया प्रथम कोटि का व्यंजक, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है उसकी सांद्रता में, ये निकाल दिया। अर्ध आयुकाल, जैसा कि नाम में अर्ध, अर्ध मतलब आधा, हाफ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आधी मात्रा को विघटित होने में जितना समय लगता है उसे उसका अर्ध आयुकाल कहते हैं। जो भी प्रारंभिक अवस्था थी उस अवस्था का आधा होने में जो भी समय लगता है उसे उसकी अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल को टी, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और अर्ध आयुकाल है तो टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ अर्ध आयुकाल, किसी भी अभिक्रिया की आधी मात्रा को विघटित होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम टी हाफ, टी 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। जो भी सपोज करो पहले जब अभिक्रिया स्टार्ट हो रही थी उसका क्रिया जो सांद्रता है a है, जब क्रिया संपन्न हो जाएगी फिर सांद्रता क्या हो जाएगी a/2, आधा, a का आधा कर दिया हमने a/2। ठीक है, तो इसे ही हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अभी कोई क्रिया कारक a, फिर से हमने a लिया और ये b में कन्वर्ट हुआ। प्रारंभिक अवस्था में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या रहेगा 0, है ना। तो प्रारंभिक सांद्रता a की स्मॉल a हो गई और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका 0। टाइम क्या रहेगा, क्योंकि अभिक्रिया कंप्लीट ही नहीं हुई तो उसका टाइम भी कैसा हो जाएगा 0। ठीक है, और तो t की वैल्यू भी 0 है और सांद्रता की वैल्यू भी 0 है। जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद उसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें आधा करना है। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल के लिए उसकी सांद्रता a की जगह आप क्या पुट करेंगे a/2। अब चूँकि सांद्रता आधी हो गई है तो हमें टाइम भी आधा करना पड़ेगा, तो टाइम t की वैल्यू आप कर देंगे टी हाफ। ठीक है, अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब व्यंजक निकाला था आपने, क्या था व्यंजक, k = 2.303
303/t समय log a बटे a माइनस एक्स। ये हमें कहाँ से मिला? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। ठीक है, तो यहाँ पर a/a बटे a माइनस एक्स जो रखा है, उस a की जगह अब आप क्या पुट करेंगे? a/2। क्यों? क्योंकि ये आपकी अर्ध आयुकाल है, आधा है, इसकी सांद्रता आधी हुई है, तो जहाँ जहाँ सांद्रता आधी हुई है वहाँ उसकी वैल्यू हम हाफ कर देंगे, और टाइम भी हाफ कर देंगे और उसकी सांद्रता भी आधी कर देंगे। और इनका मान जब हम उसमें पुट करेंगे तो के एक जो नियतांक होता है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे का मैं ब्लैक बोर्ड पर बताती हूँ। अर्ध आयुकाल, तो पहले आपका कोई अभिक्रिया है, उसका क्रियाकारक अपने ए लिया, ए से जब हमने बी में कन्वर्ट किया तो इसकी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता मैंने क्या लिखी? ए। और यहाँ जो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो चेंजेस नहीं हुए तो उसकी सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो अर्ध आयुकाल है, तो इसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी? आधी। टाइम, स्टार्टिंग का टाइम लगा 0, आफ्टर t सेकेंड बाद अर्ध आयुकाल की जो सांद्रता x = क्या हो गई? a/2। सेम हमने समय भी कर दिया आधा, सांद्रता और समय दोनों आधा कर दिया। क्यों किया आधा? क्योंकि क्वेश्चन में था अर्ध आयुकाल, इसलिए हमने आधा किया। ये जो रिएक्शन है k = 2.303/t log a/a माइनस एक्स, ये कहाँ से आया? आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। ये जो व्यंजक है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आया था। ठीक है, तो अब यहाँ हमने x की जगह हम क्या रख देंगे? a/2 और t की जगह t/2। 2.k = करेंगे 2.303, t की जगह t½ और log a और a माइनस एक्स के लिए आपने क्या रख दिया? a/2। इसके नीचे आपने 1 कर दो। ठीक है, अब क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 2। 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 2a। 2a में से एक a चला जाएगा तो कितना होगा? a/2। ठीक है, तो क्या था? k = 2.303 t½ log a और 2 माइनस a/2। 2a से एक a माइनस चला गया तो क्या बचेगा? a/2। तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ रही, k = 2.303 t½ log, ये 2 ऊपर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? 2a/a। इस a से a कट जाएगा तो क्या हुआ? k = 2.303 t½ log 2। log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो k = 2.303 log 2 की वैल्यू क्या है? 1.414। यहाँ वैल्यू पुट किया, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k = आएगा 0.693/t/2। हमको निकालना था अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल के लिए इसको आप कहाँ लाएंगे? यहाँ पर। तो t½ इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे, t½ को यहाँ लाएंगे तो t½ = 0.693/k। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयुकाल का व्यंजक की ये लास्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन था अर्ध आयुकाल क्या है और इसके व्यंजक को समझाइए। तो कोई भी अभिक्रिया की आधी मात्रा को विघटित होने में जो समय लगा उसे हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल को t½ से प्रदर्शित करते हैं और उसका व्यंजक a है। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। अभिक्रिया का 75% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा? क्या है क्वेश्चन? समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभिक्रिया का 10 मिनट में 20% कंप्लीट होती है, तो 75% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो यहाँ आप क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो व्यंजक है वो लेंगे। फर्स्ट क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या निकाला था? k = 2.303/t log
A अपॉन A माइनस एक्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है। T इज इक्वल टू दिया है 10 मिनट और x है 20%। अभिक्रिया 20% हो रही है, तो 20% को आप क्या लिखेंगे, 20/100। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 A माइनस ये वैल्यू किया 20A अपॉन 100। यहाँ आप LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100A, 100 में से 20 गया, ये हमने यहाँ किया 100 माइनस 20 अपॉन 100। फिर ये वैल्यू एज इट इज़ रही, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10। 100 ऊपर जाएंगे तो 100A/80A, A से A कट जाएगा और 0 से ये 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 5/4। 4 का 5 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25। ये K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.25 की, वो कितनी है 0.969। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.223 मिनट ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक के अनुसार K की वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहले उस पार्ट में 20% अभिक्रिया हो रही थी, दूसरे में पूछा गया है कि 75% अभिक्रिया होने में कितना समय लगेगा। वो पुट करेंगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A माइनस एक्स। एक्स की जगह रखेंगे आप 75% है तो 75/100। फिर K इज इक्वल टू A एज इट इज़ रहेगा, 100 से फिर यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 100A माइनस 75/100। ये यही किया, ये 100 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, ये वैल्यू एज इट इज़ रखी तो 100/25A, A से A कट गया, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 4। log 4 की वैल्यू होती है 0.6021 और K की वैल्यू अपन ने फर्स्ट पार्ट से निकाली, वो कितनी थी 0.0223। ये वैल्यू पुट करेंगे आप इस इक्वेशन में तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0223। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.18। इसका मतलब है कि अभिक्रिया 75% पूरा होने में इतना समय लगेगी। पहला क्वेश्चन है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसकी दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप लिखेंगे। दूसरा, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि, इन दोनों में अंतर आना चाहिए। तो अणु संख्यता सैद्धांतिक मान है, आप उसमें लिखेंगे, पहले इसके लिखेंगे दोनों में डेफिनेशन। अणु संख्यता में जितने अणु भाग ले रहे हैं वो अणु संख्यता है, और जिन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि को आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अणु संख्यता कैसा मान है, सैद्धांतिक मान है। अणु संख्यता का मान 0 नहीं हो सकता, अभिक्रिया कोटि का मान 0 हो सकता है। फ्रैक्शनल मतलब बटे में भी 1/2, 3/2 ये भी आ सकता है। तो इन दोनों में अंतर मैंने यहाँ अलग अलग बताया है। आपका ये क्वेश्चन है कि अभिक्रिया कोटि और अणु संख्यता में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके व्यंजक की उत्पत्ति करिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अर्धायुकाल, ये मैंने अभी बताया। अर्धायुकाल क्या है और उसका भी व्यंजक बनाना। 2 डेरिवेशन हो गए, प्लस कोई भी क्रियाकारक को क्रियाफल में बदलते हैं तो कितनी ऊर्जाओं की ज़रूरत पड़ती है, वो बैरियर, दहली आवृत्ति, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सभी लिखना। एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। तो कुछ रिएक्शन है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ट्वाइस NH4NO3, इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो ये नाइट्रोजन और उसमें N2 में और वाटर में रिलीज हो जाएगा। ये कितने कोटि की अभिक्रिया है, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। प्लस फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है।
H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl किस कोटि की अभिक्रिया है, ये आप लगाएंगे। सब एक है अमोनिया। अमोनिया हैबर विधि से अगर हम अमोनिया बनाएंगे तो ये किस कोटि की अभिक्रिया है। ये सारी कोटि की अभिक्रियाएँ आपको बगल में पहले रिएक्शन लिखना है और उसके बगल में आप देंगे कि किस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस कोटि की अभिक्रियाएँ। तो मैं बता दूँ, जो रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हैं वो सभी अभिक्रियाएँ उनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब वे रिएक्शन जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप उन अभिक्रियाओं को जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हैं वो कहाँ जाएंगी, शून्य कोटि की। ठीक है। सेकंड, जो अभिक्रियाएँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं वो अभिक्रियाएँ भी शून्य कोटि में जाती हैं। उत्प्रेरक जो एक्टिवेशन एनर्जी है अभिक्रिया की वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो इससे उनका वेग बढ़ जाता है और वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस, ये सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर आएंगे, वहाँ आप लिखेंगे। सेकंड, सूडो ऑर्डर, जो अभिक्रियाएँ पानी में डिज़ोल्व होती हैं, पूर्णतः घुल जाती हैं, पानी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में गणना नहीं करेंगे। क्यों? पानी तो घुल गया है, उसकी मॉलिक्युलरिटी में काउंट नहीं होगा। तो ऐसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि सिर्फ हमें रिएक्शन को देख के बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। ठीक है। एक ये भी होता है आयरन, जो आयरन से ये बनता है जंग, रस्ट लगती है, ये कौन सी अभिक्रिया है, किस में आएगी, ये आपकी आ गई स्लो प्रोसेस में। स्लो प्रोसेस में आया, उसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, जंग का सूत्र क्या है, एक बार पिछले से पिछले बार आया था। तो आप Fe2O3 इंटू XH2O, X वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब लोहा मॉइस्चर नमी की उपस्थिति में आता है तो वो उससे रिएक्शन कर लेता है और Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है, जिसको जंग कहते हैं। तो जंग का सूत्र आपको पता होना चाहिए। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है। 3 टाइप की जो रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में बताई थी, इसमें एक वेरी फास्ट, स्लो और मॉडरेट। तो स्लो का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। सुक्रोज किस टाइप की अभिक्रिया है, सुक्रोज को हम पानी में घोलें और किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी तो सेम है, सुक्रोज फर्स्ट ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है। और ये सुक्रोज कैसी रिएक्शन होती है, वेरी नॉट वेरी स्लो ना वेरी फास्ट, ये मॉडरेट में आती है। फास्ट अभिक्रियाओं में जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएँ हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं, हाँ, रिएक्शन बहुत स्पीड से होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, पलक झपकते, ऐसी अभिक्रियाएँ जो पलक झपकते होती हैं। मतलब 10⁻⁻14 का मतलब है 1 सेकंड का 14 जीरो आप बढ़ा देंगे। तो सोच सकते हैं ये रिएक्शन कितनी तीव्र गति से होती है। तो इन अभिक्रियाओं की डेफिनेशन और एग्जाम्पल ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारा रिवीजन आप करके रखेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये पूरा करना। आई होप, आशा है कि तुमको समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद।